दोस्तों इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड हैक्स के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो की जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बेसिकली हमारे जो ये क्रेडिट कार्ड्स हैं वो होते क्या हैं, क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं, सब कुछ अच्छे से समझेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अच्छा, फिर क्रेडिट कार्ड का एक कंपैरिजन करेंगे डेबिट कार्ड से कि ये डेबिट कार्ड क्या होते हैं और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में फर्क क्या होता है। ये सब कुछ समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि वीजा कार्ड क्या होते हैं, मास्टर कार्ड क्या होते हैं और रुपे कार्ड क्या होते हैं। फिर हम इसके बीच के एक फर्क को समझेंगे। अच्छा, फिर क्योंकि वीडियो क्रेडिट कार्ड के ऊपर रहने वाली है तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कैसे मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कि इसी क्रेडिट कार्ड से मैं हर महीने अच्छा खासा पैसा बचा सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल नहीं करता तो यही क्रेडिट कार्ड मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि यही क्रेडिट कार्ड मेरे को फिर डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद फिर काफी लोगों को क्या लगता है, काफी लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड ले लिया यानी क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं, 5% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो लोगों को यही लगता है कि एसबीआई का कार्ड है तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा कार्ड है तो मान लो 5-7% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि स्टेटमेंट कैसे जनरेट होती है, ये बिलिंग साइकिल कैसे काम करती है। तो फिर ये सब कुछ भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी ऑल टुगेदर अगर कोई क्रेडिट कार्ड पहली बार लेना चाहता है तो उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाली है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा है तो उसके लिए भी काफी कुछ नया इस वीडियो में उसको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि बेसिकली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में फर्क क्या होता है। देखो, मान लो किसी भी बैंक का एग्जांपल ले लो, मान लो मैं एचडीएफसी बैंक में जाता हूं। ठीक है जी। एचडीएफसी बैंक में गया और वहां पे जाके मैंने एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है जी। सेविंग्स अकाउंट में मान लो मैंने बैलेंस रखा 10,000 रुपए और सेविंग्स अकाउंट खुलते के साथ ही एचडीएफसी बैंक मेरे को एक डेबिट कार्ड इशू करके दे देगा। इस डेबिट कार्ड से मैं मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता हूं, जितना मेरे पास अकाउंट में बैलेंस पड़ा है मैक्सिमम उतना ही खर्चा कर सकता हूं। तो कहने का मतलब डेबिट कार्ड का मतलब यह है कि मेरा खुद का पैसा, जितना पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूंगा उतना ही पैसा अपने डेबिट कार्ड से खर्च कर सकता हूं। सेम केस सेविंग्स अकाउंट का है, वैसे ही मान लो करंट अकाउंट का भी केस ले सकते हो। ठीक है, करंट अकाउंट बिजनेस के लिए खुलता है, सेविंग्स अकाउंट पर्सनल खर्चों के लिए खुलता है। मान लो मैंने एचडीएफसी बैंक में ये करंट अकाउंट खोला और मान लो इसके अंदर बैलेंस 50,000 रुपए रखा। करंट अकाउंट खुलते ही एचडीएफसी बैंक मेरे को फिर डेबिट कार्ड इशू कर देगा। इस डेबिट कार्ड से भी मैक्सिमम 50,000 रुपए ही खर्च कर सकता हूं। यानी मेरा जितना बैंक अकाउंट का बैलेंस है डेबिट कार्ड से मैं मैक्सिमम उतना पैसा ही खर्च कर सकता हूं। यह बेसिकली डेबिट कार्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं क्रेडिट कार्ड को समझूं, ठीक है जी, तो क्रेडिट कार्ड समझने से पहले एक चीज ये समझ लो, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। मान लो मेरा सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही सेविंग्स अकाउंट है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को क्रेडिट कार्ड भी एचडीएफसी बैंक का ही लेना पड़ेगा, वो कोई फर्क नहीं है। मान लो मेरा सेविंग्स अकाउंट सिर्फ एचडीएफसी बैंक में और मेरे को क्रेडिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाके भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड मेरे को पसंद है उसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या होगा, एसबीआई मेरा पैन कार्ड चेक करेगा, मेरी सिविल स्कोर की हिस्ट्री चेक करेगा, मेरे इनकम प्रूफ चेक करेगा। मान लो ये सब कुछ चेक करने के बाद एसबीआई कहता है कि ठीक है, हम आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए रहने वाली है। ठीक है जी। तो ये जो 1 लाख रुपया है ये एक तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को उधार दे देगा। ये मेरा खुद का पैसा तो है नहीं, लेकिन ये एक तरह से उधार का पैसा है। अब अगर मान लो ये 1 लाख रुपया एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है, अच्छा क्रेडिट कार्ड आता कैसे है, क्रेडिट कार्ड भी आपको वेलकम किट के जैसे डेबिट कार्ड आता है ना घर पे, वैसे ही क्रेडिट कार्ड वेलकम किट की तरह आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो उस क्रेडिट कार्ड से अगर मान लो 1 लाख रुपए की मेरे को लिमिट मिली और मान लो मैंने 1 लाख रुपए का ही खर्चा किया और अगर तो इसको टाइम से भर दिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे से कोई भी ब्याज नहीं लेगा, 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लेगा। और मान लो जो क्रेडिट कार्ड मैंने लिया है, मान लो एसबीआई का फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसमें मेरे को 5% का कैशबैक मिलता है। ठीक है जी। तो मान लो एसबीआई कैशबैक लिया और ऑनलाइन ही शॉपिंग करी और मेरे को 5% का कैशबैक मिल गया, तो पहली चीज तो मेरे को 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देना। दूसरी बात, 1 लाख रुपए का खर्चा करने पे मेरे को 5,000 रुपए कैशबैक भी आ गया, तो मेरे को पैसे भरने कितने हैं, 95,000 रुपए ही भरने हैं। तो कहने का मतलब हर तरफ से क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं अगर तो मैं सही तरीके से यूज करता हूं। लेकिन एक और सवाल यह आता है कि यार एक बात समझ में नहीं आई कि अगर मैं किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, तो बैंक वाला मेरे को पैसा भी दे रहा है उधार पे, अच्छा दूसरी बात उसके ऊपर मेरे से ब्याज भी नहीं ले रहा, तीसरी बार मेरे को रिवॉर्ड्स भी दे रहा है, कैशबैक भी दे रहा है, तो यार बैंक का तो नुकसान ही नुकसान है यार। ऐसे तो बैंक बंद हो जाएगा, बैंक वाले तो सब कुछ बांटते चले जा रहे हैं, बैंक का क्या फायदा है।
भी हम तो अक्सर देखते हैं हर बैंक पागल होए फिर रहे हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो। तो बैंक कहां से पैसा कमाते हैं? और बैंक तो यार बांट ही रहा है, बस बैंक का क्या फायदा है? अब समझते हैं कि बैंक का क्या फायदा होता है। देखो, पहले मैं आपको एक ओवरऑल समझा रहा हूं सब कुछ, फिर देखेंगे सारी डीप चीजें कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ, ठीक है? देखो, बैंक का सबसे पहला फायदा तो यह है कि जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो आपसे ज्वाइनिंग फीस लेता है और एनुअल फीस लेता है, ठीक है? अब हाँ, कई कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाते हैं, तो उस केस में तो बैंक फिर कोई कमाई नहीं करता, लेकिन जिसके अंदर एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस है तो थोड़ा सा हिस्सा बैंक की कमाई का यहां से आता है। दूसरा, बैंक की कमाई का एक हिस्सा आता है एमडीआर से। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट से। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है जी, जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है। अब मान लो मैं कहीं पे शॉपिंग करने जाता हूं, लेट अस सपोज किसी भी दुकान पे गया, बड़ी सी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और वहां से मान लो मैंने 50,000 छोड़ो 1 लाख रुपए का ही खर्चा किया, ठीक है जी, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना, ठीक है? 1 लाख रुपए का खर्चा किया और उस दुकानदार के पास एक पोज मशीन थी, ठीक है जी। तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दुकानदार को दिया, दुकानदार अपनी पोज मशीन में क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेगा। जैसे ही पोज मशीन में दुकानदार क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेगा तो मैंने मान लो 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया उससे, तो मेरे क्रेडिट कार्ड से तो 1 लाख रुपए कट गए और बदले में मेरे को 1 लाख रुपए का सामान मिल गया। तो मेरा तो एज अ कस्टमर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दुकानदार को 2% या कई बार 3% एमडीआर कट जाता है, जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यानी दुकानदार के पास या तो 97,000 रुपीज पहुंचेंगे या फिर 98,000 रुपीज पहुंचेंगे। क्यों पहुंचे कम पैसे? क्योंकि पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की गई है, ठीक है? ये जो 2-3 हजार रुपए एमडीआर कटा है, ये मेरे बैंक की कमाई हो जाती है, ठीक है? अभी सिर्फ मेरे बैंक की कमाई नहीं होती, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस बैंक की भी होती है, जिसकी पोज मशीन है उसकी भी होती है, और नेटवर्क की कार्ड नेटवर्क की भी होती है, वो अभी हम बाद में समझेंगे। लेकिन मोटी बात अभी ये समझो कि ये जो 2-3 हजार रुपए यानी 2-3%, अब यही अगर मान लो लेट अस सपोज कोई बहुत अमीर इंसान होता जिसकी 10 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती, तो वो अगर 10 लाख रुपए का खर्चा करता तो यहां 2-3 हजार नहीं 20-30 हजार रुपए बैंक की कमाई हो जाती। समझ गए बात को? तो ये 2-3% जो एमडीआर कटता है, ये दुकानदार की जेब पे असर पड़ता है। कस्टमर का कोई फर्क नहीं है, दुकानदार की जेब पे असर पड़ता है। फिर एक सवाल आता है कि फिर दुकानदार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ही क्यों करता है? चलो ये तो 1 लाख था, मान लो वही अगर 10 लाख रुपए का खर्चा करता कोई क्रेडिट कार्ड से, अमीरों की तो लिमिट और भी ज्यादा होती है, अगर 10 लाख का खर्चा करता 2% एमडीआर होता तो दुकानदार को तो 20,000 रुपए कम मिलता है यार। दुकानदार 20-20 हजार रुपए छोड़ रहा है यार। भाई इससे अच्छा तो दुकानदार ये कह देना भी मैं तो डेबिट कार्ड ही एक्सेप्ट करूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेता। देखो, दुकानदार को भी ये पता है कि 50% भारत की आबादी आज की डेट में क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी जिंदगी जी रही है, ठीक है? अगर वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बैंक वाली तो दुकानदार को पता है या तो कस्टमर सामान खरीदेगा ही नहीं, या फिर किसी दूसरी दुकान पे जाके सामान खरीद लेगा जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है। तो दुकानदार को पता है कि भाई मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, मान लो उस पर 5,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 रुपए बैंक भी ले गया, तो एटलीस्ट 3,000 रुपए तो बच रहा है, धंधा तो चल रहा है कम से कम, ना से तो कुछ अच्छा। तो ये सिंपल सी चीज है। बैंक वालों को भी ये चीज पता है कि क्रेडिट कार्ड अगर दुकानदार एक्सेप्ट करेगा तो हम एमडीआर को चार्ज करेंगे। तो ये बैंक की कमाई का सबसे बड़ा एक हिस्सा है। दूसरा बैंक कहां से कमाता है? देखो, दूसरा बैंक ये कमाता है कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, ठीक है जी, तो अभी एक आपको फ्री इंटरेस्ट पीरियड मिलता है, वो भी अब आपको मैं बिलिंग साइकिल में आगे समझाऊंगा। कहने का मतलब, अगर तो आप टाइम से ही पूरा का पूरा पैसा बैंक का 1 लाख रुपया बैंक को पूरा लौटा देते हो, तब तो आपके ऊपर कोई ब्याज बैंक नहीं लगाता। लेकिन अगर आप टाइम से इस पैसे को नहीं लौटा पाते, तो या तो भी आप लौटा ही नहीं पा रहे, आपके पास 1,000 रुपया भी नहीं है देने के लिए, खर्च 1 लाख कर दिया, बिल्कुल पैसा नहीं है आपके पास, तो बैंक फिर आपके ऊपर हैवी पेनल्टी इंपोज करनी शुरू कर देगा। लेकिन मान लो अब टाइम आ गया इसका भरने का, ठीक है, ड्यू डेट आ गई, आपके पास पैसा नहीं है, तो बैंक 2 ऑप्शन देता है। पहला तो बैंक कहता है भी पूरा 1 लाख रुपया लौटा दो, अगर तो पूरा लौटा दोगे तो 1 रुपए का भी ब्याज नहीं है। दूसरा बैंक कहता है कि पूरा नहीं लौटा सकते तो सिर्फ मैड दे दो यार, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू ही भर दो। ये मैड कितना होता है कि जितना खर्चा किया उसका सिर्फ 5% ही दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा। और यही ज्यादातर लोग फंसे पड़े हैं, ठीक है? खर्चा कर दिया 1 लाख रुपए का, बैंक कहता है कोई बात नहीं, 1 लाख खर्चा कर दिया, 5% यानी सिर्फ 5,000 रुपए ही दे दो, आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सिबिल स्कोर एकदम कड़क रहेगा, आप मैड भरते रहो बस। तो आपने 5,000 रुपए भर दिए, लेकिन जो 95,000 रुपए आपको भरने थे वो आपने भरे नहीं, आप बस बच गए। सिबिल स्कोर बचाने के चक्कर में आपने सिर्फ 5,000 रुपए भर दिए, लेकिन भरने तो 1 लाख थे। कितने कम भरे? 95,000 रुपए। तो इस 95,000 रुपए के ऊपर बैंक फिर तगड़ा इंटरेस्ट इंपोज करता है। कितना लेता है? 3% से लेकर के 4% महीने का।
एनुअल नहीं, महीने का। इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 ये 36% से लेके 48% का इंटरेस्ट इंपोज करता है फिर इसके ऊपर, ठीक है। और यही बैंक की कमाई का एक मेन जरिया है। बैंक को पता है यार, एक सिंपल सी चीज बताओ, कोई एक इंसान 20,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है, 20,000 रुपए की नौकरी करता है, उसको क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए मैंने देखी है यार। वो 20,000 रुपए कमाने वाले इंसान को आप 2 लाख रुपए की लिमिट दे रहे हो, उसके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, उसके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, यार आईफोन का नया मॉडल आ गया, चलो यार 1.5 लाख रुपए का ले लेंगे यार, कोई बात नहीं, मैड भर देंगे, नहीं तो ईएमआई बनवा लेंगे। जब आप ईएमआई बनवाते हो ना किसी सामान की, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। आपको पता है आप 20,000 रुपए कमा रहे हो और आपकी जेब में मैं 2 लाख रुपए डाल के चला जाऊं ना, सहन नहीं होगा। आप कहोगे कुछ ना कुछ ले ले यार, कुछ ना कुछ ले ले। ये वीडियो मैं पता है क्यों बना रहा हूं, कल की बात है, कल शाम को मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां एक यंगस्टर है, मतलब 21-22 साल का एक लड़का जो नौकरी लगा है अभी, ठीक है। वो मेरे को कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, क्रेडिट कार्ड ले लूं क्या? उसको कुछ नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, बिल्कुल 1% की भी नॉलेज नहीं, मतलब कैसे हो। मैंने उसको थोड़ी देर समझाया ऐसा, बट लास्ट में मैंने इसको एक चीज बोली कि नहीं लेगा तो ज्यादा बेटर है। उसकी सैलरी थी 15,000 रुपए, ठीक है जी, 15,000 रुपए की सैलरी, और मान के चलो उसको 50,000 रुपए की बैंक लिमिट दे दे, तो वो ऑब्वियस सी बात है 50,000 रुपए खर्च कर देगा। अगर 15,000 की लिमिट है, 15,000 रुपए की सैलरी है, 50,000 की लिमिट दे देगा ना, तो वो 50,000 रुपए खर्च कर ही देगा। आज जब उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो कोई भी फालतू का सामान नहीं ला रहा। कल उसको क्रेडिट कार्ड मिल गया ना 50,000 रुपए की लिमिट के साथ, तो सैलरी चाहे 15,000 है, 50,000 रुपए का पक्का या तो आईफोन लाएगा या कुछ भी घर पे नया टीवी एलईडी कुछ भी लगवा लेगा, लेकिन खर्च कर ही देगा। ये चीज प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड के साथ, यही लोग मार खाते हैं। 1-1 लाख रुपए खर्चा कर देंगे, सैलरी 20,000 है, उसके बाद मैड भरते रहेंगे। अरे मैड तो भर रहे हो, 5% पैसा तो भर रहे हो। बैंक वालों ने यह भी आपको समझा दिया कि मैड भरोगे तो आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो ऊपर का पैसा उसके ऊपर कितने कितने पेनल्टी आप इंपोज कर रहे हो यार, कितना पेनल्टी कह रहे हो, कितना कितना इंटरेस्ट भर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता। बैंक से जब हम होम लोन लेते हैं तो साल का 7 या 8% पे मिल जाता है, और यहां साल का कितना भर रहे हो पैसा, 36 से 48%। आप खुद समझ के देखो यार, ये डेट ट्रैप नहीं तो और क्या है। और पता नहीं कितने लोग इस डेट ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये चीज बैंक की कमाई का मेन जरिया होता है। बाकी थोड़ा बहुत और है, जैसे फॉरेक्स मार्क का फीस लगा लेता है बैंक, कि मान लो क्रेडिट कार्ड से अगर आप इंटरनेशनल कोई पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर 2-2.5% की फॉरेक्स मार्क का फीस लगा देता है। तो ये थोड़े थोड़े जरिए हैं बैंक की कमाई के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमारे अच्छे दोस्त कब बन सकते हैं। देखो, अच्छे दोस्त तब बन सकते हैं कि मान लो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, ठीक है जी, और अगर इसका एक कंसेप्ट आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का। अगर 1 लाख की लिमिट है तो हमेशा मैं अपने क्रेडिट कार्ड से 30% से लेकर के सिर्फ 40% का ही इस्तेमाल करूं। कि अगर 1 लाख रुपए की लिमिट है ना, तो गांठ मान लो कि 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक ही अपने क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करना है। अगर तो इस प्रैक्टिस को मैं फॉलो करता हूं तो फिर मेरा सिबिल स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर 1 लाख की लिमिट है, बार बार 1 लाख रुपए ही यूज कर लेता हूं, 90,000 यूज कर लेता हूं, 1 लाख यूज कर लेता हूं, समय पर भर भी रहा हूं, फिर भी धीरे धीरे सिबिल स्कोर धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप नया लोन लोगे ना, तो आपका जो क्रेडिट मैनेजर होगा उसको ये लगेगा यार इसकी जिंदगी तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के भरोसे ही चल रही है, पूरा यूज कर लेता है लिमिट को यार ये बंदा, तो समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर 30 से 40% यूज करोगे तो उसको लगेगा कि ठीक है यार क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी भी यूज नहीं करनी पूरी लिमिट। मान लो आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है, कोई सामान 1 लाख रुपए का ही आ रहा है, कर लो, लेकिन समय से उसकी पेमेंट कर दो। पहली चीज तो ये मैड वैड के चक्रों में मत पड़ना, समझ रहे हो। हम बोलते हैं ना, पीछे मैं कंसेप्ट बताना भूल गया, हम बोलते हैं कि ठीक है मैड भरने से सिबिल स्कोर खराब नहीं होता। तो मान लो अगर 1 लाख रुपए का मैंने इस्तेमाल किया और 5% मैड भर दिया, लेकिन 95,000 रुपया तो अभी भी भरना था, माना सिबिल स्कोर खराब नहीं है, लेकिन अगले महीने भी तो मेरे को यह दिख रहा है कि मेरी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 95% ही है। अगले महीने भी तो मेरे को ये दिख रहा है ना मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा इस्तेमाल कर रखा है। फिर उसका अगला महीना आएगा, फिर दोबारा 5% भर दूंगा, फिर दोबारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मान लो 94,000 पे रह गई। समझ रहे हो बात को। तो हर महीने क्या दिख रहा है कि 1 लाख की लिमिट है और क्रेडिट कार्ड पूरा ही इस्तेमाल कर रखा है। भाई नया लोन लोगे तो क्रेडिट मैनेजर कहेगा नहीं कि यार एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ कि पूरी लिमिट इसकी फ्री पड़ी थी यार, समझ के बात को। तो इसका इस्तेमाल करना है। तो क्रेडिट कार्ड हमारे दोस्त कब बनेंगे? जब मैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30 to 40% के लिए इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। दूसरी बात भी ठीक है, क्रेडिट कार्ड ले लिए, पहली चीज तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नहीं लेने की, 8-10 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, चाहे लाइफ टाइम फ्री भी हो,
बाहर जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड लोगे उतनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी, उतना कहीं ना कहीं वेला खर्चा करते रहोगे। तो 2-4 अच्छे क्रेडिट कार्ड लो, उसका सही से इस्तेमाल करो, ठीक है, जो अच्छा खासा कैशबैक देते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो कोई क्रेडिट कार्ड फ्यूल पे अच्छा कैशबैक देता है तो उसको सही प्रॉपर तरीके से वहां यूज करो, ऑनलाइन पे देता है तो उसको अच्छे से यूज करो, ताकि मैं अपनी मैक्सिमम सेविंग कर सकूं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को कभी भी ओवर स्पेंड मत करो। कई बार क्या होता है कि 1 लाख की लिमिट है, 1,10,000 रुपए का खर्चा कर दिया तो उससे भी सिविल स्कोर खराब हो जाता है। कई बार तो पैसे कटते नहीं है, कई बार कट जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज नुकसान कब होता है वो हम सारी की सारी चीजें देख चुके हैं कि मतलब ओवर यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फिर बार बार मैड ही भरे जा रहा हूं, तो फिर ये मेरे लिए सारी की सारी चीजें नुकसान बन जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग साइकिल है वो कैसे काम करती है। देखो, मान लो लेट अस सपोज कि क्रेडिट कार्ड है, कोई भी क्रेडिट कार्ड है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए की हमारे को लिमिट मिली और एसबीआई का हमारा ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। इसकी जो बिलिंग साइकिल है वो मान लो हर महीने की 1 तारीख से लेकर के महीने की आखिरी तारीख तक बिलिंग साइकिल है। उसके बाद अगले महीने की पहली तारीख को इसका बिल जनरेट होता है और बैंक कहता है कि उसके बाद मैं 15 दिन का और टाइम दे दूंगा, ठीक है जी। मान लो अब जनवरी का महीना चल रहा है तो यहां पे इसकी बिलिंग साइकिल हो गई 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी। 1 फरवरी को इसका बिल जनरेट होगा और उसके बाद 15 फरवरी तक इसके जो है 15 फरवरी तक मेरे को पैसे देने होंगे। ये 15 फरवरी ड्यू डेट है, ठीक है। अब पहला सीन समझते हैं कि मान लो मैं 1 जनवरी को ही 1 लाख रुपए का खर्चा कर लेता हूं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी को खर्चा कर लिया, अभी तो बिलिंग साइकिल चल ही रही है, 31 जनवरी तक तो मेरे को टाइम मिलेगा ही मिलेगा, तो यानी 31 दिन तक तो मेरे को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 1 फरवरी को मेरा बिल जनरेट होता है और 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक मेरे को एक्स्ट्रा 15 दिन का और टाइम देता है, यानी ऑल टुगेदर 31 दिन ये हो गए और 15 दिन ये हो गए, यानी कुल मिला के मेरे को 46 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मेरे को मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं, मैंने इस बार खर्चा, मान लो अगला महीना आ गया, अब मान लो फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब बिलिंग साइकिल कैसे होगी, 1 फरवरी से लेकर के 28 दिनों का महीना हो गया, 28 फरवरी तक। फिर 1 मार्च को मेरा स्टेटमेंट का बिल जनरेट होता है और फिर 15 दिन का और टाइम देता है, यानी 15 मार्च मेरी ड्यू डेट रहने वाली है। लेकिन इस बार मैंने गलती कर दी, इस बार मैंने 27 फरवरी को 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है। 27 फरवरी को 1 लाख का खर्चा कर दिया, तो 27 के बाद अगला दिन 28 का और उसके बाद अगला दिन 1 मार्च का, तो 2 दिन तो मेरे को यहां मिले, ठीक है। 1 मार्च को बिल जनरेट हो गया और 15 दिन मेरे को एक्स्ट्रा देता है, तो सिर्फ और सिर्फ 17 दिनों का ही इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिला, ठीक है जी। तो कहने का मतलब, एक होती है बिलिंग साइकिल, फिर उसके बाद होती है स्टेटमेंट जनरेशन डेट, जिस दिन स्टेटमेंट जनरेट होती है, और उसके बाद कोई बैंक 15 दिन और कोई बैंक 20 दिन का टाइम दे देता है। तो ये बात हम नहीं बोल सकते कि बार बार लिख देते हैं ना कि 45 दिनों का, कोई बैंक लिख देता है 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि 20 दिनों का भी मिले, हो सकता है 15 दिनों का भी मिले, ये डिपेंड करता है कि आप खर्चा कब कर रहे हो। जैसे ये जनवरी का महीना है, अगर तो स्टार्टिंग में ही खर्चा कर रहे हो तो पूरा महीना भी इंटरेस्ट फ्री मिल गया, फिर बिल जनरेट होगा, उसके बाद 15 दिन और। लेकिन मान लो आखिरी में करते हो, फिर उसके बाद अगले ही दिन स्टेटमेंट जनरेट होगी, फिर 15 दिन और, फिर तो 15-16 दिन ही मिले, ठीक है। अब हर बैंक की बिलिंग साइकिल भी अलग होती है। जैसे मान लो अगर किसी की बिलिंग साइकिल कंफ्यूजन वाली भी होती है, कोई कहता है कि मेरी 15 तारीख से लेके अगले महीने की 15 तारीख तक बिलिंग साइकिल है, 16th को बिल जनरेट होता है और उसके बाद 15 दिन और देते हैं। तो फिर देख लेना कि हर बैंक की बिलिंग साइकिल कैसे है। जैसे मान लो जनवरी का महीना चल रहा है तो बैंक कहेगा कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक तो हमारी बिलिंग साइकिल है, ठीक है जी। 16 फेब को हमारा बिल जनरेट होता है और उसके बाद हम 15 दिन और दे देते हैं, यानी मान लो 2 या 3 मार्च तक और टाइम दे दिया, ठीक है। तो देख लेना फिर आप खर्चा कब कर रहे हो। मान लो आपने 14 फरवरी को खर्चा किया तो 1 दिन तो ये मिला, फिर बिल जनरेट हो गया 2 दिन ये और 15 दिन ये, समझ के बात को। तो इस तरीके से बिलिंग साइकिल जो है हमारी काम करती है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट है कि बेसिकली हमारा वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये क्या काम करते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि हम एक कस्टमर है, ठीक है। हमारे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था, ठीक बात है। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए थी, ठीक है जी। अब इस क्रेडिट कार्ड को मान लो मैं किसी दुकानदार के पास लेके गया और वहां पे उसके पास पोज मशीन थी, ठीक है जी। ये जो पोज मशीन थी जरूरी थोड़ी एसबीआई की होगी, हो सकता है इस दुकानदार का करंट अकाउंट एचडीएफसी बैंक में हो, ठीक है जी। मैं मान के चल रहा हूं कि इस दुकानदार का करंट अकाउंट एचडीएफसी बैंक में और एचडीएफसी बैंक की ही इसके पास पोज मशीन है। मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब जो मेरा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है ये इस दुकानदार की एचडीएफसी की पोज मशीन में स्वाइप हो गए और मान लो 1 लाख रुपए कट गए, ठीक है। तो जो ये मेरा एसबीआई बैंक है जिसका क्रेडिट कार्ड है, इसको हम बोलते हैं इशूइंग बैंक
ठीक है जी। और जो ये पोज मशीन है, जो ये पोज मशीन है एचडीएफसी बैंक की, इसको हम बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक। अब यहां देखते हैं कि वीजा, मास्टरकार्ड और रुपए कैसे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले एसबीआई का जो कार्ड है वो हमने पोज मशीन में स्वाइप किया। जैसे ही कार्ड पोज मशीन में स्वाइप होगा, जो नोटिफिकेशन होगी, मान लो एसबीआई का जो कार्ड है वो लेट अस सपोज वीजा का कार्ड है, ठीक है, तो जैसे ही एचडीएफसी की पोज मशीन में वो कार्ड स्वाइप होगा, नोटिफिकेशन निकल के सबसे पहले नेटवर्क के पास जाएगी, वीजा के पास जाएगी। वीजा सब कुछ चेक करेगा कि हाँ जी पिन विन सब कुछ ठीक डला है, ठीक डला है। उसके बाद वीजा ये वाली जो नोटिफिकेशन है सेंड कर देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यानी हमारी एसबीआई के कार्ड को। एसबीआई का कार्ड चेक करेगा, हाँ जी लिमिट अवेलेबल है, 1 लाख रुपए की लिमिट है, इसने पासवर्ड वगैरह सही डाला है, सब कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है। एसबीआई ओके करेगा, दोबारा फिर ये अप्रूवल वीजा के पास आ जाएगा, ठीक है जी। और वीजा इस अप्रूवल को किसके पास भेजेगा? एचडीएफसी के पास भेजेगा, और फिर जो हमारी पेमेंट है वो एचडीएफसी के करंट अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। और ये जो मान लो 2% एमडीआर लगा तो 2000 रुपए कटे, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा, अब ये सब में बटेगा, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा मान के चलो 50% हिस्सा तो इशूइंग बैंक के पास आ जाएगा, यानी जिसका क्रेडिट कार्ड था उसको 1000 रुपए मिल गया, ठीक है जी। सबसे कम हिस्सा ये नेटवर्क को मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो वीजा है, इसको सिर्फ 10-1% हिस्सा मिल जाएगा, और बाकी जो एचडीएफसी की पोज मशीन थी फिर कुछ हिस्सा इसको चला जाता है। तो एमडीआर का जो हिस्सा है वो सबके पास जाता है, जिसका क्रेडिट कार्ड है उसके पास भी जाता है, जिस बैंक की पोज मशीन है उसके पास भी जाता है, और जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसके पास भी जाता है, ठीक है। तो एक ओवरऑल हमने सब कुछ समझा। एक चीज और है, अभी हमने उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वैसे तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ नया आपने सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी बात, हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां हम सारी बैंकिंग की अपडेट्स जो है शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है, जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।